नमस्कार बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 9 के क्षितिज भाग 1 से हिंदी विषय का जो पहला पाठ है उसका हम चौथा भाग आज देखेंगे। इससे पहले हम 3 भाग देख चुके हैं, तो हमारी कहानी जहाँ से बाकी है वहाँ से हम आज आगे देखेंगे कि यहाँ पर ये जो हमने आगे देखा है कि जूरी के जो बैल है वो दोनों बैल हीरा और मोती उनके जूरी के साले के यहाँ से भागकर आ जाते हैं। तो वो भागते हुए दूर तक निकल जाते हैं। कहीं रास्ता भटक जाते हैं तो दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर उन्हें बहुत दिनों के बाद खाने को मिलता है। हरे हरे मटर लगे हुए थे उस खेत में जा पहुँचे हैं, तो वहाँ पर वो दोनों पेट भर के खा लेते हैं और फिर दोनों वहाँ पर एक दूसरे के साथ ऐसे मस्ती करने लगते, एक दूसरे को ठेलते हैं और फिर वहाँ पर उन लोगों के बीच में लड़ाई होने को आई है ऐसा उन दोनों को समझ में आता है। तो वो दोनों फिर से संभल जाते हैं। तो इतने में ही उन्हें वहाँ पर सामने से एक बड़ा सा सांड डोंगता हुआ उनके सामने चला आ रहा दिखाई देता है। तो दोनों यहाँ पर उन्हें देखकर थोड़े डर जाते हैं और भागने की बात करते हैं। तो फिर बाद में उन्हें लगता है कि भागना कायरता है। और यहाँ से हम आगे की कहानी देखते हैं कि दोनों बातें करते हैं कि इनके सामना करके बिना भागना ये कायरता है। तो फिर यहाँ यहीं पर मरो बंदा तो 9 2 11 होता है और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। हीरा और मोती दोनों बातें करते हैं कि ये जो सांड हमारे सामने आ रहा है कि हम उन्हें देखकर डर कर भाग जाएंगे तो ये कायरता है। तो फिर दूसरा कहता है कि तो फिर अगर भागना नहीं है तो यहाँ पर ही मरो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना, ये मुहावरा है। और फिर दोनों क्या सोचते हैं कि तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जन एक साथ चोट करे। मैं आगे से रगेता हूँ, तुम पीछे से रगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। कि दोनों क्या सोचते हैं कि अगर एक उपाय है कि हम दोनों एक साथ उस पर चोट करेंगे, हम दोनों एक आगे से मारेगा दूसरा पीछे से मारेगा तो ये यहाँ से भाग जाएगा, ऐसा दोनों सोचते हैं। कि इसके अलावा इसके ऊपर हमला करने के सिवाय हमारे पास अब कोई उपाय नहीं है, ऐसा दोनों ने सोचा। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके कि जान जोखिम में है। तो दोनों क्या करते हैं कि अपनी जान को हथेली पर लेकर सांड के ऊपर लपकते हैं। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। कि अब दोनों क्या करते हैं कि यहाँ पर सांड के ऊपर वो दोनों टूट पड़ते हैं। दोनों एक आगे से मारता है तो दूसरा पीछे से। फिर ऐसे में एक बार सांड झल्लाकर गुस्से में आकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो मोती ने उसको बगल में से आकर पेट में सींग भोंक देता है। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा उसे दूसरे पहलू में सींग चुभा देता है। तो आखिर बेचारा ये जो सांड है वो जख्मी हो जाता है और भागता है और दोनों मित्र उसका पीछा
वहाँ तक करते हैं कि जहाँ तक सांड बेचारा जो है वो बेदम होकर गिर नहीं पड़ता है, तब तक दोनों इसका पीछा करते हैं और आखिर उन्हें वो छोड़ देते हैं। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे कि उसको मार गिराया तो दोनों मित्र उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, इस नशे में झूमते हुए चले जाते थे। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। ये दोनों अपने सांकेतिक भाषा में बातें भी करते हैं कि मोती कहता है कि मेरा जी तो ऐसा चाहता था कि उसको मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए। हीरा क्या कहता है कि जो गिरा हुआ होता है, हमारा जो बेरी होता है, उन पर सींग नहीं चलाना चाहिए। यह सब ढोंग है, बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। मोती क्या कहता है कि ये सब तो ढोंग है और जो हमारा बेरी है उसे तो ऐसा मारना चाहिए कि वो फिर से उठे ही नहीं। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो। अब दोनों सोचते हैं कि उन्हें अपने घर पे पहुँचना है, तो अब वहाँ हम कैसे पहुँचेंगे वो सोचो, ऐसा कहते हैं। पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया कि उन्हें मोती जो है वो फिर से मटर के खेत में खाने के लिए चला जाता है और हीरा मना करता है पर वो नहीं मानता। पर उसने अभी 1-2 उसकी बातें नहीं मानी और खाने के लिए अंदर जाता है। 1-2 ग्रास खाए कि सामने से 2 आदमी जो है वो लाठियाँ लेकर आ पड़े और दोनों मित्रों को वो घेर लेते हैं। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए कि दोनों क्या करते हैं, जो आते हैं तो वो मोती को पकड़ लेते हैं और हीरा तो भी खेत के किनारे पर था तो वह भाग जाता है। फिर मोती सींचे हुए खेत में था तो उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया कि उनका जो मित्र है वो जहाँ पर मटर खाने के लिए गया था तो वो उसमें पानी पिलाया हुआ था तो वो कीचड़ में धंसने लगा और भाग नहीं सका तो वो पकड़ा गया। फिर हीरा देखता है कि उसका जो साथी है, उसका जो मित्र है वो संकट में है तो वो भी लौट कर आ जाता है और कहता है कि फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे और रखवालों ने उन्हें भी पकड़ लिया। फिर प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दिए गए कि सुबह उन दोनों को कांजी होश में बंद कर दिया। जहाँ पर ऐसे जो जानवर होते हैं जो ऐसे ही घूमते हैं या किसी के खेत में चोरी करके खाते हैं, ऐसे ही फिरते, ऐसे बैलों को जहाँ ऐसे जानवरों को रखा जाता है उसे कांजी होश कहते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। कि इन दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका यानी ऐसा सबक पड़ा कि सारा दिन बीत जाता है और इन्हें खाने के लिए एक दिन का भी नहीं मिलता है। समझ में ही न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ दोनों क्या सोचते हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आता था कि पूरा दिन बीत गया और उन्हें खाने को नहीं मिला। पता नहीं ये कैसा स्वामी था, ऐसा दोनों सोचते हैं। और क्या कहते हैं कि इससे तो ये जो गया था और झुरी का जो साला था गया वो अच्छा था, ऐसा सोचते हैं। यहाँ पर कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती कि सारा दिन बीत जाता है और फिर भी इन्हें कोई भी चारा देने नहीं आता है। यहाँ पर तो और भी कई सारे जानवर थे, बकरियाँ थी, घोड़े भी थे, तो इन लोगों के किसी के सामने भी चारा न था। और फिर
सारा दिन बीत जाता है, उन्हें तो भूख लगती है, तो दोनों क्या करते हैं कि दीवार की जो नमकीन मिट्टी होती है वो चाटनी शुरू कर देते हैं, पर इससे तो उनकी भूख मिटने वाली नहीं थी। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, कि हीरा जो है वो रात को भी भोजन नहीं मिलता है तो उनके दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठती है और मोती से कहता है कि अब तो नहीं रहा जाता है। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। और ऐसे इस तरह से दोनों बात करते हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। कि तब ये जो इनका दूसरा मित्र है वो कहता है कि इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी है, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना होगा। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। कि दोनों क्या बातें करते हैं कि यहाँ से निकलने का कोई उपाय खोजना पड़ेगा, और दोनों क्या सोचते हैं कि ये दीवार तोड़ डालते हैं। तो अब तो उन लोगों में ज़्यादा ताकत भी नहीं रही है, और क्या सोचते हैं कि बस इतनी सी बात पर हम अकड़ते रहते थे, ऐसा दोनों कहते हैं। सारी अकड़ निकल गई, कि एक ही दिन में इन दोनों की अकड़ निकल गई, ऐसा कहते हैं। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा। कि क्या करता है कि बाड़े की दीवार जो थी वो कच्ची थी और हीरा तो था भी मजबूत, और उन्होंने अपने जो नुकीले सींग थे वो दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। कि अपना सींग दीवार पे लगाता है, गाड़ता है, तो वहाँ से मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आता है। फिर तो साहस बढ़ा, कि मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया तो इसका साहस और बढ़ता है। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। क्या करता है कि उनकी हिम्मत बढ़ती है और वह दौड़ दौड़ कर क्या करता है कि दीवार पर चोटें करता है और हर बार थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगती है। उसी समय कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। कि उसी समय जानवरों की हाजिरी लेने के लिए जो चौकीदार है वो आता है। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। कि हीरा का ऐसा उज्जड़पन देखकर उसने हीरा को पहले तो मारा और फिर मोटी सी रस्सी से बांध देता है। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? कि मोती ने पड़े पड़े ही कहा कि आखिर तूने मार खाई और इसके बदले में तुझे क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। कि हीरा क्या कहता है कि जोर तो मैं मारता ही जाऊंगा, चाहे जितने भी बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती ऐसा कहता है। कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यहाँ यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। कि क्या कहता है कि अगर यहाँ ऐसा करने से अगर मरना भी पड़े तो कोई बात नहीं है। अगर सोचो कि अगर ये दीवार खुद जाती तो यहाँ पर और भी कई सारे भाई बंधे पड़े हैं, वो भी इन लोगों की भी जान बच जाती। अगर 2-4 दिन ऐसे ही रहे तो यहाँ पर जो ये सब है वो सभी मर जाएंगे, ऐसा कहता है। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तोला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। फिर उसके साथ मोती भी आता है। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। क्या करते हैं कि अब दोनों ही दीवार गिराने के लिए चलते हैं और इनकी हिम्मत बढ़ती है। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे का
जोर आजमाई। इसके बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। कि दोनों अब बारी बारी से उस पर चोट करने लगते हैं और क्या होता है कि दूनी शक्ति यानी दुगनी शक्ति से वो दूसरा धक्का लगाया तो आधी दीवार गिर पड़ती है। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। जैसे ही दीवार गिरती है तो ये जो सब अधमरे से पड़े हुए जानवर थे वो सब चेत उठते हैं, मानो कि उनमें जान आ जाती है। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। कि वहाँ पर जैसे ही दीवार गिरती है तो 3 घोड़ियाँ थी वो भी भाग निकलती है, बकरियाँ भी निकल जाती है, भैंसें भी खिसक जाती है, पर यहाँ पर जो गधे थे वो अभी तक जैसे कि तैसे खड़े थे। हीरा ने पूछा कि तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? हीरा पूछता है उन लोगों को कि तुम दोनों क्यों नहीं भागते हो? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए। तो एक गधा क्या कहता है कि अगर फिर से पकड़ लिए गए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। कि तो दोनों गधे क्या कहते हैं कि हमें तो डर लग रहा है, अगर फिर से कहीं हमें पकड़ लिया गया तो क्या हालत होगी, यह सोचकर ये दोनों डर रहे हैं। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे। कि आधी रात हो जाती है फिर भी ये दोनों जो गधे हैं वो भागे नहीं है। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहाँ पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। कि आधी रात हो गई फिर भी दोनों गधे वही खड़े थे और मोती जो था वो अपने मित्र की रस्सी खोलने में लगा हुआ था। जब वह हार गया, उनसे रस्सी नहीं खुली, तो उन्होंने कहा, तो हीरा कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर हम जिंदा रहे तो कहीं फिर से भेंट हो जाएगी, ऐसा कहता है। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? कि यहाँ पर जो मोती है वो कहता है कि तुमने मुझे इतना स्वार्थी समझ रखा है कि हम इतने दिनों साथ रहे हो और आज तुम विपत्ति में हो तो क्या मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाऊंगा, ऐसा तुम सोच रहे हो? ऐसा कहता है। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। कि दोनों ने ऐसे बातें की। फिर क्या कहते हैं कि मोती क्या करता है कि दोनों गधों को सींगे मार मार कर वहाँ से बाहर निकाल देता है और फिर अपने बंधु के पास, अपने मित्र के पास आकर सो जाता है। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। कि सुबह होते ही क्या हुआ होगा ये तो हमें लिखकर बताने की ज़रूरत नहीं कि आखिर में मोती को भी बड़ी रस्सी से बांध दिया जाता है। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। कि 1 हफ्ते तक दोनों मित्र वहाँ पर बंधे हुए पड़े रहे। किसी ने चारे का एक द्रोण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, ठठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? कि एक दिन क्या होता है कि
वो दोनों एक हफ्ते से बंधे पड़े हुए थे, भूखे थे। उन्हें सिर्फ एक बार पानी दिखाया जाता था, वो इसी से वो जिंदा थे। फिर एक दिन वहाँ पर डुग्गी बजने लगती है और वहाँ पर दोपहर होते होते 50-60 आदमी जमा हो जाते हैं और उन लोगों की देखभाल होने लगती है, हीरा और मोती की। और लोग आकर उन्हें देखते थे और उन्हें देखकर ही मन फीका करके चले जाते थे कि उन ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदने के लिए तैयार भी होता। सहसा एक दाढ़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर थी, ऐसा आदमी आता है और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। कि क्या होता है कि एक डडियाल आदमी आता है, वह उन्हें टटोल कर उनके शरीर पर उंगली गोदकर उन्हें देखता है और मुंशी से बात करता है और इससे दोनों मित्र को तो समझ में आ जाता है और दोनों कांप उठते हैं और वो कौन है ऐसा सोचते हैं और उन्हें इस तरह से क्यों टटोल रहा है, इस विषय में वो सोचते हैं और उन्हें कोई संदेह भी न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भी भीत नज़रों से यानी कि डर की नज़रों से देखा और सिर झुका लेते हैं। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। कि मोती अश्रद्धा के भाव से कहते हैं कि भगवान तो सबके ऊपर दया करते हैं, हमारे ऊपर ही उन्हें दया क्यों नहीं आती है, ऐसा वो कहते हैं। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। कि क्या कहते हैं कि कुछ दिन इनके साथ ही रहेंगे। एक बार तो भगवान ने हमें उस लड़की के रूप में आकर बचाया, तो क्या अभी नहीं बचाएंगे, ऐसा कहते हैं। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डडियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। वो जो डडियल आदमी था वो उन्हें लेकर जा रहा है, तो दोनों चलते हैं, पर उनमें चलने की भी शक्ति नहीं थी, पर फिर भी ये बेचारे चलते जाते थे। अगर नहीं चलते तो वो जो डडियल था वो उन पर डंडा जमाता था, तो वो उन्हें मारने लगता था, इसलिए दोनों गिरते पड़ते भागे चले जा रहे थे। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बदीक के हाथ पड़े कैसे दुखी है। कि रास्ते में उन्हें लेकर जा रहा था, तो वहाँ पर उन्हें एक रेवड़ मिलता है। रेवड़ यानी कि जो पशुओं का समूह होता है, वो क्या करते हैं कि हरे हरे हार में चलते नजर आए। सभी जानवर बहुत प्रसन्न थे, कोई आनंद से उछल रहा था, कोई बैठकर पागुर कर रहा था, और वो सब कितने चिकने चप्पल थे। तो ये सब देखते हुए जाते हैं और वो कहते हैं कि किसी को हमारी चिंता नहीं है कि इन लोगों के अलावा उनके ये जो दो भाई है वो बदीक के हाथों पड़े हैं और कितने दुखी है।
सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे। यही कुआं है कि उसके साथ उन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये रास्ता परिचित है, उनका जाना पहचाना है। फिर उन्हें याद आने लगता है कि इसी रास्ते से उन्हें गया जो है वो लेकर गया था। और फिर उन्हें उनकी चाल तेज होने लगती है और उनकी सारी दुर्बलता और सारी थकान दूर हो जाती है। और फिर उन्हें वह कुआं भी दिखाई दिया जहाँ पर वो पूर चलाने के लिए आया करते थे। मोती ने कहा, हमारा घर नज़दीक आ गया है। मोती कहता है कि हमारा जो घर है वो नज़दीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ, ऐसा ये कहता है। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। मोती कहता है कि हमारा घर नज़दीक आ गया है। तो हीरा कहता है कि भगवान की दया है कि हम यहाँ पर आ गए। तो ये दोनों कहते हैं कि मैं तो अब घर चलता हूँ। तो दूसरा कहता है कि क्या ये जाने देगा? तो मोती कहता है कि मैं इसे मार गिराता हूँ। तो हीरा कहता है कि नहीं, दौड़कर हम सीधे अपने स्थान पर चले जाते हैं, वहाँ से आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था कि दोनों अपने थान पर जाकर खड़े हो जाते हैं तो पीछे पीछे दड़ियल भी वहाँ पर पहुँच जाता है। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बेलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बेलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बेल है। तुम्हारे बेल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। जो दोनों को झूरी गले लगा लेता है और वहाँ पर दड़ियल जाता है तो दोनों रस्सियाँ पकड़ लेता है और झूरी से कहते हैं कि ये तो मेरे बेल है। तो झूरी उन्हें कहता है कि ये बेल तुम्हारे कैसे हुए? तो दड़ियल कहता है कि मवेशी खाने से मैं उसे नीलाम किए लाया हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराई लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बेल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बेल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? दोनों में ऐसी बातें चलती है कि ये तो मेरे बेल है। तो दड़ियल कहता है कि मैं इसे नीलाम करके लाया हूँ। तो झूरी कहता है कि ये तो मेरे बेल है, तुम तो चुरा कर लाए हो ऐसा मालूम होता है। ये तो मेरे बेल है, मैं बेचूंगा तभी बेचे जाएंगे, ऐसा झूरी कहता है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बेल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल जलाकर बेलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। दोनों को पकड़ने के लिए दड़ियल आदमी जो है वो आता है तो मोती उन्हें मारता है और वो उन्हें गांव के बाहर तक उनका पीछा करता है। और गांव के बाहर जब वो निकल जाता है तब जाकर ही मोती रुकता है। पर खड़ा दड़ियल का रास्ता उनके निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा हुआ दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर भी फेंक रहा था और मोती विजयी सुर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे कि ये जो दड़ियल आदमी है उसे मोती मारकर भगाता है। और क्या करता है कि वह दड़ियल आदमी जो है वो उनको मारने के लिए पत्थर फेंकता है, गालियाँ भी देता है, पर ये जो मोती है वो वहाँ से हटता नहीं है। आखिरकार वो चला जाता है, तभी वो वहाँ से आता है। और गांव के लोग ये सब
देख रहे थे और हंस भी रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। कि तो यहाँ पर मोती क्या कहता है कि अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं उसे मारे बिना छोड़ता नहीं, ऐसा वो कहता है। कि अब न आएगा, अब वो वापस नहीं आएगा, ऐसा कहता है। आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊँगा पर उसके काम तो न आऊँगा। कि क्या कहता है कि अगर वो वापस आएगा तो उसकी तो मैं दूर से ही खबर लूँगा, गोली ही मरवा दूँगा, ऐसा वो कहता है। कि मर जाऊँगा पर उसके काम तो नहीं आऊँगा, ऐसा कहता है। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। कि आखिर में क्या कहते हैं कि हमारी जान को तो कोई जान ही नहीं समझता है, किस लिए कि हम इतने सीधे हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं लोग, ऐसा ये दोनों कहते हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। कि थोड़ी देर में उनके नादों में खली, भूसा, चोकर आदि सब खाने के लिए भर दिया जाता है और दोनों खाने लगते हैं। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कि क्या होता है कि यहाँ पर ये जो दोनों बैल है वो वापस से आ जाते हैं और उन लोगों को बहुत सारा खाना भी दे दिया, और उसी समय जो मालकिन है वो भी आती है और उनके माथे चूम लेती है। इस तरह से यहाँ पर हमें इस कहानी में प्रेमचंद ने मनुष्य और प्राणियों के बीच का जो स्नेह भरा उनका व्यवहार है, उनकी जो प्रेम की भावना है वो यहाँ पर हमें दिखाया है। तो यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। आप लोगों को इनका अभ्यास करके इनके जो प्रश्न है वो लिखने हैं।